पे स्टार्ट करेंगे जो कि 7 चैप्टर है, जिसको नाम है AC, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं। ये चैप्टर और जो पिछला चैप्टर था दोनों मिलकर एक यूनिट बना लेते हैं। 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, 7 चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी चैप्टर है, लेकिन ईजी बहुत है। थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे लेकिन ईजी बहुत है। तो अल्टरनेटिंग करंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ हमने करंट के टाइप को पढ़ा था। तो एक बार और देख लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट हमारा होता क्या है। तो करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली बट डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली इज नाउ एज अल्टरनेटिंग करंट। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है उसको हम समझते हैं। उसके लिए हमने एक ग्राफ बना लिया है। उसमें क्या है, हमारी जो यहाँ पर जो है, मतलब कि ये हमारी डायरेक्शन किसकी, करंट की है, और ये वाली हमारी जो एक्सिस है वो टाइम को शो कर रही है, और ये हमारी करंट को शो कर रही है। ये आपको क्लियर है, ये हमारी करंट वाली, ये टाइम वाली। अब जो यहाँ पर कह रहा है करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली, मतलब जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बार बार चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है देखिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर करंट ले लिया I1, I2, I3, I4, ये हमने करंट लेके चले। अब आप खुद ही सोचिए, टाइम 1 के लिए हमारा करंट की वैल्यू अलग होगी, टाइम 2 के लिए अलग होगी, T3 के लिए अलग होगी, T4 के लिए अलग होगी। तो इस तरह जो हमारा करंट है वो कैसा है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। मतलब जो चेंज है हमारा, उसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, वैल्यू होती है। जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरह फिजिक्स में हम इनको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो इस तरह ये टाइम हमेशा जो करंट है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जब T1 पे अलग करंट रहेगा, T2 पे अलग रहेगा, T3 पे अलग रहेगा, तो टाइम के साथ हमारा करंट चेंज हो रहा है। तो जो पहली लाइन कहता है करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, ये हमको पता चल गया। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है, बट डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली इज नाउ एज अल्टरनेटिंग करंट। अब जो डायरेक्शन है वो पीरियडिकली चेंज कैसे करती है देखिए। आपको पता है यहाँ पर जो ग्राफ होता है हमारा, ये वाला ऊपर का प्लस का होता है और ये वाला माइनस का होता है, ये आपको पता है। यहाँ पर हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं और नीचे हमारी कौन सी आती है, नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, इतना आपको पता है। तो जो हमारा डायरेक्शन है वो कैसे चेंज होती है, पीरियडिकली। पीरियडिकली से मतलब क्या है, पहले ऊपर वैल्यू चलेंगी, मतलब कि ये इस तरह से चलेंगी, ये पीरियडिकली होता है। ये इस तरह बना हुआ है ना, ये हमारा पीरियडिक मोशन होता है। मतलब पहले ऊपर वैल्यू चली, प्लस में चली, फिर माइनस में वैल्यू चली गई, फिर ऐसे जाएंगे, फिर मतलब पीरियडिकली चलती रहेगी डायरेक्शन। इस तरह से इसकी डायरेक्शन जो चलती है उसको बोलते हैं हम पीरियडिक मोशन। मतलब कि जो डायरेक्शन है वो कैसे पीरियडिक चेंज होती है, मतलब इस तरह से गई, फिर ऐसी गई, फिर ऐसी जो वेव हमारी बनती चली जाएगी। ये तो हमने एक साइकिल ले ली है, लेकिन और भी हम साइकिल ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरह जो डायरेक्शन है वो पीरियडिक चेंज होती है, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है। इतना आपको क्लियर है। तो इसमें जो हमारा मैग्नीट्यूड वो चेंज कैसे होता है, और जो हमारी डायरेक्शन होती है वो कैसी पीरियडिक होती है, इस तरह से होती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हमारे कुछ और जो हमारे यहाँ पर टर्म है वो इंट्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पर जो करंट है उसके लिए तो हम I लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, यहाँ पर यदि हम मान के चले, मान लीजिए जो हमारा I5 है वो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू को हम ऐसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, I0 से लिखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। मतलब जो मैक्सिमम करंट होगा ना जहाँ जिस पॉइंट पर, उसको हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे लिखते हैं हम इसको, I0 से लिखते हैं। ये बेसिक टर्म है, अभी हमने चैप्टर को ज़्यादा डीपली नहीं गया। क्या लिखा है, I0 लिखा है। मतलब जो हमारा मैक्सिमम करंट जिस पॉइंट पे होगा इसको पीक वैल्यू बोलते हैं। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि मैं यहाँ कर इसकी इक्वेशन लिखूँ, जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके लिए इक्वेशन होगी, वो क्या होगी, तो यहाँ पर मैं लिखूँ, इट इज गिवन बाय, क्या जाएगा हमारा I इज इक्वल टू में I0 साइन ओमेगा टी आ जाएगी। W जैसा होता है इसको क्या बोलते हैं, हम ओमेगा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो करंट की वो हमारी अल्टरनेटिव करंट की क्या आ गई, I0 मतलब पीक वैल्यू, साइन को आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। W क्या है यहाँ पर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। W क्या है हमारा यहाँ पर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और T तो आपको पता है टाइम है। तो यदि मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन भी कर दूँ, जो I0 है वो हमारा क्या है, यहाँ पर पीक वैल्यू है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पर इस पॉइंट पे है वो हमारी I0 है।
और जो यहाँ पर W है वो क्या है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर तो यहाँ पर हमारा W है वो क्या है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। W क्या है हमारी यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाता है I इज इक्वल टू में I नॉट साइन ओमेगा टी। ये बहुत यूज होने वाला है, इसको आपको लर्न कर लेना है। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें I नॉट क्या होता है हमारी पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जैसे हम I5 मान के चले थे तो इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और W क्या हो गई यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इतना आपको क्लियर है क्या होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, मतलब जिसका करंट हमारा मैग्नीट्यूड कंटिन्यूस चेंज करता है और इसकी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज करती, वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो इतना आपको क्लियर है अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अब देखते हैं इसके आगे वाला टॉपिक। तो आगे वाला टॉपिक देखते हैं। आइए बच्चों पढ़ते अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये बिल्कुल अल्टरनेटिंग करंट जैसा है, यहाँ पर फर्क पड़ता है, वहाँ पर करंट था, यहाँ पर ईएमएफ आ जाता है। बाकी बिल्कुल सेम टू सेम है, आपको डरना नहीं है कि ये अब नया टॉपिक क्या आ गया। तो यहाँ पर भी वही सब कुछ लिखा हुआ है। ईएमएफ हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यू बट डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली इज नाउ एज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। मतलब जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यू चेंज करता है, लेकिन डायरेक्शन कैसी पीरियडिकली चेंज करती, वो हमारे अल्टरनेटिंग ईएमएफ होते हैं। तो इसके लिए भी हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे करंट I1 ले लिया हमने, I2 ले लिया, I3 ले लिया, और यहाँ पर I4 ले लेते हैं समझने के लिए। और तो जो हमारा I1 है वो T1 के लिए ले लेते हैं, T2 के लिए ले लेते हैं, यहाँ पर T3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, जो हमारा टाइम है उसके साथ साथ हमारा करंट भी चेंज हो रहा है। मतलब जो करंट है वो टाइम के साथ T1 की अलग वैल्यू ले रहा है, T2 पे करंट की अलग वैल्यू हो रही है, T3 पे अलग, T4 5 6 7 8, मतलब हर टाइम के साथ हमारा करंट चेंज हो रहा है। मतलब कंटिन्यू मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू चेंज हो रहा है किसकी, करंट की। वो अभी हम समझ के भी आ रहे थे। तो जो हमारा करंट है वो उसका मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो रहा है। इनको बार बार मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको कोई भी इनमें छोटा सा भी कन्फ्यूजन ना बचे। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड है करंट का वो टाइम के साथ बार बार चेंज कर रहा है, और जो हमारी डायरेक्शन है वो कैसे पीरियडिक चेंज कर रही है। तो पीरियडिक आपको अभी बताया, और ऐसे इस तरफ ही चेंज कर रही है। ये ऐसे जा रही है फुल साइकिल जैसी, ये ऊपर गई फिर ये नीचे गई, ये ऊपर गई ये नीचे गई, इस तरह से ये हमारी कैसी पीरियडिकली हमारी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके लिए जैसे हमारा उसमें क्या होता था, हमारा I नॉट होता था। I नॉट क्या होती थी, पीक वैल्यू होती थी। तो इसके लिए हम पीक वैल्यू क्या लेके चलते हैं, हमारी E नॉट होती है। ईएमएफ ईएमएफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम E से। तो इसकी जो पीक वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, E नॉट हो जाएगी। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जो I4 है वो इसकी पीक वैल्यू था, हमने एग्जाम्पल ले लिया। जो पीक वैल्यू होगी मतलब जो मैक्सिमम ईएमएफ होगा वो इसकी पीक वैल्यू हो जाएगी। तो इतना आपको क्लियर है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, I नॉट से करते हैं। तो इसके जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इट इज गिवन y ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इसके लिए फॉर्मूला बनेगा। जैसा उसके लिए आई नॉट साइन ओमेगा टी मिल रहा था, इसलिए यहाँ पर ईएमएफ है तो यहाँ पर ई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। यहाँ पर ई नॉट क्या है हमारा, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। वहाँ पर पीक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट की थी, यहाँ पर क्या इसके लिए ईएमएफ, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, ई नॉट से करते हैं। बात समझ में आई। ये हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ था और पिछला हमारा अल्टरनेटिंग करंट था। तो दोनों सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर बस ईएमएफ की आ गई, बस इतना फ़र्क है। तो समझ में आया आपको। अब जो थोड़ी बेसिक टर्म और हैं इसके लिए वो और समझ लेते हैं, इसके साथ हम इस वीडियो को जल्दी खत्म कर देंगे। अब एक बात यहाँ पर समझने वाली, जो हमारे इंडिया है वहाँ पर क्या है, द जनरली वोल्टेज इन इंडिया इज गिवन एज 220 वोल्ट एंड 50 हर्टेज। जो हमारी इंडिया है वहाँ पर हमारा जो नॉर्मल करंट आता है वो हमारे घरों में कितना आता है, 220 वोल्ट का आता है। और उसको यदि हम वेव फॉर्म में देखें तो वो फ्रीक्वेंसी में कितना हर्टेज में आता है, 50 हर्टेज का। तो ये 50 हर्टेज क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। 15 हर्टेज मतलब कैसा होता है कि 1 सेकेंड में कितनी वेव आए। कितनी वेव से मतलब क्या है, एक इस तरह से ये टोटल मिला के कितनी वेव हमारी 1 सेकेंड में उससे गई, वो उसका हो जाता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। तो यदि मैं इसको फॉर्मूले से लिख के बताऊँ आपको,
तो वो F इज इक्वल टू में क्या होता है 1/t। जो यहाँ पर 220 वोल्ट है और यहाँ पर 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है, तो 15 हर्ट्ज के लिए हम समझ रहे हैं क्या, जो 50 हर्ट्ज होता है उसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन का मतलब क्या, जो यहाँ पर एक साइकिल बनती है ना उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पर कुल मिला कितनी साइकिल बनेंगी, 50 बनेंगी, क्योंकि 50 है, 50 हर्ट्ज का है। तो 50 हर्ट्ज से मतलब क्या समझे हम, मतलब कि ऐसी साइकिल यहाँ पर कितनी होंगी, 50 होंगी। मतलब 1 सेकंड में हमारा करंट कितनी बार, 50 बार चेंज करेगा। चेंज कैसे, आपको पता है ये हमारी पॉजिटिव होती है और ये हमारी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। मतलब कि हमारा करंट 1 सेकंड में 50 बार प्लस चेंज होगा, माइनस चेंज होगा, मतलब कि 50 बार करंट चेंज होगा प्लस माइनस में। तो ये हमारी हर्टेज होती है, मतलब कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन 1 सेकंड, जिसको हम लिखते हैं F इज इक्वल टू 1/t। ये फॉर्मूला बार बार आएगा, लर्न कर लेना, F इज इक्वल टू 1/t। तो इस तरह से हम इस चीज़ को समझते हैं कि नंबर ऑफ जो 50 हर्ट्ज से मतलब क्या है, नंबर ऑक्सीलेशन 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में हमारा करंट कितनी बार चेंज हो रहा है, वो होता है हमारा जो हमारा जो है क्या है, जो हमारा 220 वोल्ट है और जो हर्टेज है वो कितनी बार 1 सेकंड में 50 बार चेंज होता है। तो यहाँ से ये समझने वाली बात थी और ये फॉर्मूला यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, F इज इक्वल टू 1/t। तो इतना आपको क्लियर होंगे, ये बताना जरूरी था इसलिए ये फॉर्मूले के कारण, तो आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारे DC करंट और देख लेते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट तो देख लिया, एक बार DC करंट को और पढ़ लेते हैं वो क्या होता है। तो DC करंट को और पढ़ते हैं। चलिए अब जो हमारा डायरेक्ट करंट है, जिसको हम स्टेडी करंट नहीं बोलते हैं, उसको और समझ लेते हैं थोड़ा सा, वो क्या होता है। क्योंकि करंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस विचार को और क्यों छोड़ें। तो डायरेक्ट करंट और स्टेडी करंट हमारा होता क्या है, करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम। जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट था वहाँ पर क्या, हमारा जो मैग्नीट्यूड था करंट का वो भी चेंज हो रहा था और जो हमारा डायरेक्शन थी वो पीरियडिकली चेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर ये दोनों चेंज नहीं होते। कैसे नहीं होते, देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये T1 टाइम ले लिया हमने, ये T2 टाइम ले लिया, ये T3 टाइम ले लिया, और यहाँ पर हमने मान लीजिए करंट कितना ले लिया, 5 एम्पेयर का ले लिया, 5 एम्पेयर का हमने करंट ले लिया। इस पॉइंट के लिए हमने कितना ले लिया, 5 एम्पेयर करंट ले लिया। ये हमारा कितना I1 मान लिया। तो ये हमारा 5 एम्पेयर करंट है वो किसके लिए, T1 टाइम के लिए भी 5 एम्पेयर रहेगा और T2 के लिए 5 एम्पेयर ही रहेगा। मतलब I2 भी हमारा मतलब I तो चेंज होता ही नहीं था, तो यहाँ पर भी I1 रहेगा और इसके लिए भी हमारा 5 एम्पेयर I1 ही रहेगा। तो मतलब कि यहाँ पर हमारी जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, जो उसकी वैल्यू होती है वही वैल्यू रहती है। मतलब यहाँ पर करंट चेंज नहीं होता, जिस तरह वहाँ पर मैग्नीट्यूड बार बार चेंज होता था ना, यहाँ पर ऐसे मैग्नीट्यूड बार बार चेंज नहीं होता। जो करंट यहाँ पर 5 एम्पेयर प्रेजेंट है वो उतना ही रहेगा, तो यहाँ पर वो बार बार चेंज नहीं होता है। बात समझ में आई कि यहाँ पर 5 एम्पेयर जो करंट था वो हर पॉइंट के लिए T1 T2 T3 कितना टाइम ले लो उसके लिए उसकी वैल्यू सेम रहेगी। जो यहाँ पर डायरेक्शन है वो भी देखिए कहाँ पर चेंज हो रही है, वहाँ पर तो पीरियडिकली एफ चेंज हो रही थी, यहाँ पर तो साइकिल ही नहीं बन रही, यहाँ पर वो साइकिल ही नहीं बन रही। तो यहाँ पर क्या है, हमारी साइकिल में तो डायरेक्शन भी सेम है और यहाँ पर क्या है, करंट भी सेम है, मतलब करंट भी चेंज नहीं हो रहा ना डायरेक्शन सेम है। अब मुझे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पर, वहाँ पर कैसी है, इस तरह से बन रही थी पीरियडिकली। तो ये हमारा डायरेक्ट करंट था। यहाँ पर हमारी ना क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना करंट, वो हमारी डायरेक्शन चेंज होती है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक चीज लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एफ ये मैंने क्या लिख दिया, देखिए यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, 0 है। क्यों है आप ही सोचिए, वहाँ पर जो साइन की जो हमने वेव बनाई थी जो अल्टरनेटिंग करंट के लिए थी वो कैसी थी, हमारे ऐसी थी, मतलब जो हम उसमें साइकिल बन रही थी। लेकिन इसमें तो अल्टरनेटिंग करंट जो डायरेक्ट करंट है उसमें तो क्या एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसमें तो साइकिल बन रही थी, उसमें फ्रीक्वेंसी थी इस वाली में, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती डायरेक्ट करंट में, याद रखनी 1 नंबर में पूछ ली जाती है, तो फ्रीक्वेंसी होती डायरेक्ट करंट की वो कैसी होती है, 0 होती है, क्योंकि यहाँ पर साइकिल नहीं बनती। तो बात समझ में आई। और यदि हम यहाँ पर टाइम पीरियड देखें, यदि यहाँ पर टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम करेंगे क्या, आपको फॉर्मूला पता है, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, F इज इक्वल टू में 1/t होता है। तो यहाँ पे यदि टाइम पीरियड निकालूँ तो F को नीचे पहुँचा दूंगा, और F क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, और जो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। तो यदि मैं T इज इक्वल टू में 1/0 कर देता हूँ,
तो यदि हम किसी से 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है, 0 आता है? नहीं, 0 नहीं आता, क्या आता है हमारा, इन्फिनिटी आता है। तो जो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये बात याद रखनी है, यदि किसी से हम 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो क्या आता है, इन्फिनिटी हो जाता है, ना कि 0 हो जाता है। तो टाइम पीरियड यहाँ से इन्फिनिटी है और फ्रीक्वेंसी यहाँ से कितनी, 0 है। ये दो बातें डायरेक्ट करंट में आपको याद रखनी है, ये नोट कर लेना। और ये डायरेक्ट करंट में क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता और हमारी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको हमारा बेसिक समझ में आया होगा, जो अल्टरनेटिव करंट का बेसिक था वो हमने समझा दिया। अब कल से हमारे जो टॉपिक है यहाँ से ईएमएफ वगैरह के, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा बेसिक था, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।